हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 जो है सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5 सेट 2024 के इंग्लिश का सॉल्व कर चुके हैं। नहीं देखा है आपने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन करके देख लीजिए। इसके अलावा मैथ का और जो है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग 817 HM सेट का नाम है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सेट नंबर 6 है। इसके बाद आपका सेट नंबर 7 2024 का लास्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि हमको कैसे पेपर सॉल्व करना है, क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आपको सेट नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहला प्रश्न आप पार्ट ए में देखिए, MCQ टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें आपको टिक करना होता है, OMR सीट फिल करना होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन करें कि द टाउन हेमलिन वॉज इन, हेमलिन शहर में जो था वो टाउन कहाँ था। तो वो बताना है कि लिए हेमलिन शहर जो है, हेमलिन टाउन वो कहाँ पे था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये हेमलिन शहर कहाँ पे था, हेमलिन शहर जो है वो था नॉर्थ जर्मनी में। ठीक है, अब क्या ये पैराग्राफ पूरा पढ़ने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे देखिए हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी, साफ साफ ऑप्शन आपको दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है अ टैल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड, मतलब जो अजीबोगरीब लंबे कोट में एक लंबा आदमी किस चीज़ की मांग कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इन्हीं चारों ऑप्शन को ढूंढिए कि इस पैराग्राफ में कहाँ पर दिया गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड मांगा गया है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है क्या, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पैसेज में स्ट्रेंज दिया गया है, इसका कौन सा मीनिंग होगा। 4 ऑप्शन है, बिग, टॉल, क्वीर या बाइट। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, क्वीर हो जाएगा। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब व गरीब। ठीक, तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले में दिया गया है कि द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैड या हैज से रिलेटेड कुछ चीज़ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और ये सही हो जाएगा क्योंकि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए एक ही ऑप्शन है सी और ये यूज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मोहन इज टेकिंग रेस्ट डैश अ टाल ट्री, है ना। मोहन जो है रेस्ट कर रहा था एक लंबे वृक्ष के, कहाँ, नीचे। नीचे के अर्थ में क्या इन होगा या अबाउट होगा या विद इन होगा, तो आप कहेंगे कि अंडर होगा, अंडर अ ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है सेंटेंस, इसको आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है इसका। तो इसको अरेंज करते समय सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट रखा जाता है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो पहले ऑप्शन को छाटिए। यहाँ पे देखिए बोरोड हैज, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब की सॉरी हैज नहीं आता है। तो एक ऑप्शन जो यहाँ पे है ये तो बिल्कुल कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो सही होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, सी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग या तो ये सही है या तो ये सही है। अब इन दोनों में पहले चूज कर लेते हैं। सी के बाद हैज आया है, बिल्कुल हैज आया है, हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब आपके पास या तो ऑप्शन नंबर बी सही है या तो यह सी सही है। यहाँ पे देखिए हैज है, अगर ये सब्जेक्ट है तो थर्ड फॉर्म यही आना चाहिए था, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में सबसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो होगा वर्ब होगा, और उसके बाद जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम लोग कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, या मेन वर्ब कह लीजिए, तब ऑब्जेक्ट जाके आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है कि हैज आ गया, ये ठीक है, ये हैज आ गया, लेकिन इसके सॉरी ये हैज आ गया, इसके बाद ये सी आ गया, चलिए सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब ये फ्रॉम आ गया, लेकिन यहाँ पे है क्या, थर्ड फॉर्म, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, वो भी सी, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बिलीव की स्पेलिंग गलत है। फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन से प्रश्न हमेशा आता है, लिखा सी जम्प द बेल टू सेव हर चाइल्ड, है ना। तो जब भी कभी भी में या अंदर की बात हो, में या अंदर की बात हो, तब हमको यूज करना पड़ता है इन। लेकिन इन का यूज तो हम लोग कर देंगे, लेकिन अगर ये मोशन में होता है तो हम लोगों को यूज करना पड़ता है इनटू। जब आप वेल मतलब कुआं, जब आप कुएं में कूदेंगे, ये मान लीजिए कुआं है, इसमें जब आप जंप करेंगे तो क्या मोशन में करते रहेंगे, गति करते रहेंगे, तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, इनटू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन पहले पढ़िए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये पैराग्राफ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, जो होता है कि मंडेला के अनुसार कौन जो है फ्री नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि एक तो ऑपरेसर, ये भी सही है कि ऑपरेसर जो है ये भी फ्री नहीं है, और दूसरा ऑपरेस्ट, ये दोनों के दोनों जो हैं फ्री नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आप पैराग्राफ में ढूंढना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेसर, और यहाँ पे लिखा है ऑपरेस्ट, और यही दोनों क्या है, लिबरेट का भी मतलब ही होता है फ्री होना। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया है, अब देखिए इसको यहीं लिखा गया कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट, मतलब मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ित की तरह मुक्त किया जा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वो क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर आप इसमें पढ़ें तो पा सकते हैं, लेकिन ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 9 और 10 क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में ये करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, मतलब कि जो लैंचो ने कितने पैसे मांगे थे। तो ये आपको पता ही होगा, लैंचो ने 100 रुपये मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मंडेला के अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी संपत्ति है पीपल, लोग। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, मतलब जो एनी है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और इसके अनुसार आपको ये 14 नंबर और 15 नंबर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर। ठीक है, मतलब ये कि जो विजिटर हैं उसके प्रति बाघ का रवैया क्या है, टाइगर का रवैया क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनदेखा करना, नफरत करना, प्यार करना, मतलब यही कि लविंग, हेटिंग, इग्नोरिंग या थ्रेटनिंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इनमें से सही होगा आपका इग्नोरिंग। क्या रवैया है, इग्नोर कर देते थे। वॉट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, मतलब रात में पेट्रोलिंग करना, मतलब गश्त में लगाना इधर से उधर। रात में गश्त करना क्या है ये पूछा गया है, तो रात में गश्त करना है कार्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 से 20 तक आपको यही करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको OMR शीट में फिल करना है। तो देखिए, हु वॉज थीप इन द स्टोरी, द थीप्स ऑफ स्टोरी। कहा जा रहा है कि चोरों की कहानी में, द थीप्स ऑफ स्टोरी में चोर कौन था। तो ये आप तो पता ही होगा कि चोर जो है वो कौन था, हरि सिंह था। वॉट वॉज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी।
तो इनमें से अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये हो जाएगा वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस फूड। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, वो जो ग्रिफिन था वो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो आप कहेंगे ग्रिफिन जो था वो लॉलेस पर्सन, बिल्कुल लॉलेस पर्सन था, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट दोनों था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्राइट वॉज बॉर्न इन, जो इब्राइट है उसका जन्म, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा रही, कहाँ रही? अनहैप्पी रही या हैप्पी रही या डिलाइटेड रही या कंटेंटेड रही? तो आप कहेंगे अनहैप्पी रही मटिल्डा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे जो है रीडिंग सेक्शन पे। तो रीडिंग सेक्शन में मैंने हर एक सेट में बताया कि आपको कैसे जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने हर एक सेट में बताया हुआ है, और यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है। मैंने बताया हुआ कि आपका जो आंसर होता है वो लगातार मिलता है, जैसे पहला क्वेश्चन पहले मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरा मिलेगा, फिर उसके बाद तीसरा मिलेगा, है ना? तो तीनों क्वेश्चन लगातार मिलते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको इसका हिंदी भी नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हाउ वॉज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, तो पहला ही लाइन देखिए यहाँ पे साफ साफ क्लियर मेंशन है कि अ रिच मैन हैड अ डॉग। यहाँ से देखिए अ डॉग टू गार्ड, जो ड्यूटी था उसका गार्ड करने का था, तो ये इतना ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, अगर ये प्रश्न 2 नंबर का है तो कम से कम 2-3 लाइन लिखिए। अ रिच मैन हैड अ डॉग हिज हाउस एट नाइट, है ना? इन द एनी डे टाइम द डॉग वॉज टाइड विथ अ चैन टू हैव स्टोन वॉज फ्री एट नाइट, मतलब दिन में उसे क्या किया जाता था? एक पत्थर से बांध दिया जाता था चैन लगाकर हैवी स्टोन से, और फिर उसे रात में फ्री किया जाता था। ठीक है, तो उसका काम क्या था? गार्ड करना, गार्ड का काम कर रहा था। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न का हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, मतलब जो है डॉग और बर्ड्स दोनों फ्रेंड्स कैसे हो जाते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अब देखिए पहला मिल गया तो इसके बाद ही दूसरा मिलेगा। तो यहीं से है एवरी डे अ बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड्स, और उसके बाद वो दोस्त बन जाते हैं। डेली एक बर्ड्स आती थी। द बर्ड्स वुड प्ले विथ द डॉग एंड आल्सो टीज हिम, जो बर्ड है वो उसके साथ हमेशा खेलती थी और उसे टीज करती थी, चिढ़ाती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन जो डॉग था उसे माइंड नहीं करता था। तो आप चाहें तो इतना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे द बर्ड वुड कम नियर एंड कैच अ पीस ऑफ फूड, जब डॉग जो अपना भोजन करता था तो बर्ड आती और उसमें से कुछ फूड लेकर चली जाती थी। इसके बाद आप चाहे तो इतना और लिख सकते हैं, बट द डॉग डॉग डिड नॉट गेट एंग्री। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि हाउ डिड द डॉग सेव द बर्ड, मतलब डॉग ने कैसे बचाया? अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा इसके बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि वन डे द बर्ड फेल इनटू अ टब फुल वाटर नॉट वेरी फार, फार का मतलब दूर होता है, फॉर अवे। द डॉग सा दिस एंड, डॉग ने ये देखा, एंड ड्रैग द हैवी स्टोन नियर एनफ टू रीच द टब। ही टुक द बर्ड आउट एंड पुट हर डाउन एंड ऑन द ग्राउंड। आप इतना भी लिख लीजिए और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो देखा आपने, हर एक सेट में वैसे ही आंसर मिल रहे हैं जैसे हमने आपको बताया। तो आपको अगर इसका हिंदी नहीं निकालना है तो भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका आंसर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ नियर, आपसे नियर का अपोजिट पूछा जा रहा है। नियर का मतलब होता है नज़दीक, नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है नज़दीक। और पैराग्राफ में मैंने अभी बताया जस्ट कि फार, फार का मतलब होता है दूर। तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा नियर का फार। तो इस तरीके से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है, या तो आप लेटर लिखिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हम तो आपको दोनों बताते हैं, आपको लेटर भी बताते हैं और आपको एप्लीकेशन भी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर देखना है। लेटर में क्या कहा है, क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर
टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम या हर, आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करिए टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, आपके सिस्टर का मैरिज है उसमें आपको अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है। वर्धा रोड नागपुर डियर सुषमा, तो यहाँ तक आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा गया कि हाउ आर यू, क्या लिखा गया है, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दिस जॉय विथ यू। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी एंड ऑस्पिशियस डेट हैज़ बीन फिक्स्ड। मतलब ये है, आपने लिखा कि मैं यह पत्र आपके साथ इस खुशी से साझा करने के लिए लिख रहा हूँ कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से मेरी बहन का विवाह समारोह शुभ तिथि को तय हो गई है। और वो तिथि बताया गया, क्या बताया गया, ड्यू टू गॉड्स ग्रेस द वेडिंग इज स्लेटेड ऑन 5 सितंबर 2022। आई सेंड यू अ वार्म इन्विटेशन टू ज्वाइन अस विथ योर फैमिली ऑन दिस रिमार्केबल ओकेजन। यू मस्ट कम एट लीस्ट 5 days बिफोर द मैरिज। मतलब ये है कि 5 सितंबर को शादी होनी तय हुई है और मैं आपको इसी दिन इसी अवसर पर अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए आर्थिक निमंत्रण भेजता हूँ। आपको शादी में कम से कम 5 दिन पहले आना होगा। आई हैव आल्सो इन्वाइटेड सम अदर फ्रेंड्स बट आई नीड योर डिवाइन प्रेजेंस इन द वेडिंग सेरेमनी। नो एक्सक्यूज फ्रॉम योर विल बी accepted or exceeded too. I look forward to that day and will be eagerly waiting for your arrival। मतलब कि मैंने कुछ और दोस्तों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन इस विवाह समारोह में आपकी दिव्य उपस्थिति की आवश्यकता है और आपका कोई भी बहाना अस्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं उस दिन तक का इंतजार कर रहा हूँ और आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर आपने लास्ट में लिखा कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिता को मेरा आपके अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम, लविंग योर फ्रेंड। तो आपने इतना लिखा और आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अगर आपको लेटर नहीं लिखना है तो आप अप्लीकेशन लिखिए। तो अप्लीकेशन देखिए कह रहा है किस पे लिखना है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट योर 7 days लीव्स एज यू आर इल। मतलब आप बीमार हैं और आपको 7 दिन की छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको अप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि टू द प्रिंसिपल के पहले तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद अपने कॉलेज स्कूल का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, आपने लिख दिया। उसके बाद लिखा गया है कि रिस्पेक्टेड सर। देखिए पूरा लाइन एक ही सीध में होनी चाहिए, कहीं भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बस जहाँ से आपने टू स्टार्ट किया है ये आप बगल से लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर। आप चाहें तो ये वाली लाइन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई अरविंद कुमार चौहान क्लास 10th B अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल विश टू इन्फॉर्म यू थर्ड दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 3 मार्च 2021 टू 9 मार्च 2021। कुल मिला के 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक मैं क्लास को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। सौजन्यपूर्वक से मैं अरविंद कुमार चौहान आपके विद्यालय कक्षा 10 का छात्र आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं चिकन पॉक्स के कारण, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है किसके लिए, चिकन पॉक्स के कारण, है ना, बीमार होने के कारण 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक अपनी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, है ना, owing to myself getting sick because chicken pox। So I solemnly request you to kindly accept my leave application and grant me 7 days sick leave। फिर कहा गया है कि अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया मेरा अवकाश आवेदन स्वीकार करें और मुझे 7 दिन की अवकाश प्रदान करें। आई वुड ट्रूली बी ऑब्लिगेटेड बाई योर काइंड गेस्टर्स एंड फेवर, थैंकिंग यू। फिर ये आपने लास्ट में बोला कि मैं वास्तव में आपके इस दयालु व्यवहार और अनुग्रह का आभारी रहूँगा। फिर आप धन्यवाद बोलेंगे और उसके बाद योर ओबिडियंटली अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, ठीक है। और तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखना है और एक आर्टिकल लिखना है। तो अब ये क्वेश्चन इजी होता है क्योंकि इसमें आपको क्या लिखना है ये आपको बताया जाता है। जैसे आप अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे, तो यहाँ देखिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि टाइप ऑफ ट्रीज, फिर उसके बाद दियर यूटिलिटी बताना पड़ेगा, फिर इन्वायरमेंट में क्या उनका योगदान है ये बताना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्ट्स
दैट दे गिव, वो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं ये बताना पड़ेगा। ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, ट्रीज और ह्यूमन हेल्थ में क्या कनेक्टिविटी है ये आपको बताना पड़ेगा। फिर योर इम्प्रेशन क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये हेडिंग है, आप चाहें तो हेडिंग बना के अच्छे से बना के लिखें, या इन्हीं टॉपिक को एक पैराग्राफ में चेंज कर दीजिए। 80 से 100 वर्ड में लिखना पड़ेगा और आपको 6 नंबर मिलेंगे इसके लिए। या तो आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा अ बर्थडे पार्टी में, 80 से 100 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। इसमें भी आपको हिंट दिए गए हैं, जैसे पहला आपको बताना पड़ेगा हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, मतलब ये बर्थडे पार्टी किसका था। फिर आपको सेकेंड में बताना पड़ेगा टाइम एंड प्लेस, क्या टाइम है और क्या प्लेस है, उसके विषय में बताना पड़ेगा, किस तरीके से मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन कैसे हुआ, फिर आपका क्या इंप्रेशन लास्ट में पड़ा वो आपको बताना पड़ेगा। तो हेडिंग इसमें रहता है और आपको जो है इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट को देखते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रहा है। रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखिए स्टार्टिंग में ट्रीज आर विटाल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग बींग्स, मतलब जो ट्रीज होते हैं वो स्वस्थ वातावरण बनाए रखने और सभी जीवित प्राणियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। They are an essential and valuable resources that must be protected and preserved for the benefit of all living beings and the planet as a whole। मतलब ये कहा जा रहा है कि वे एक आवश्यक और मूल्यवान संसाधन हैं जिन्हें सभी जीवित प्राणियों और पूरे ग्रह के लाभ के लिए संरक्षित और अधिक संरक्षित किया जाना चाहिए। Trees play a vital role in Earth's ecosystem, serving as the foundation for healthy and balanced environment। फिर कहा जा रहा है कि जो ट्रीज होते हैं वो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण की नींव के रूप में कार्य करते हैं। आगे कहा जा रहा है नॉट ओनली डू दे कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर क्वालिटी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड generate oxygen for all living beings, but they also absorb carbon dioxide through the process of photosynthesis। मतलब ये कहा जा रहा है हालांकि वे न केवल हवा और जल की गुणवत्ता में योगदान करते हैं बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और सभी जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, बल्कि वे प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में और उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। However, हालांकि द ग्लोबल रेट ऑफ डिसफॉरेस्टेशन इज अलार्मिंग with an estimate 9 billion trees being cut or lost each year. This is equivalent to cutting one entire forest every 3 days। ये कहा जा रहा है हालांकि वनों की कटाई वैश्विक दर पर चिंताजनक है और हर साल लगभग अनुमान लगाया गया कि 9 बिलियन पेड़ काटे जा रहे हैं और या तो हम लोग खो दे रहे हैं। यह हर 3 दिनों में एक पूरे जंगल के काटने के बराबर है, मतलब हर 3 दिन में एक जंगल काट लिया जा रहा है। द लॉस ऑफ ट्रीज नॉट ओनली adversely impact our environment but also affect human life as they provides us with essential products such as food, fuel, fodder and medicine। Trees serve as a primary source for many industrial fuels such as petrol, diesel, LPG and CNG। देखिए अब कहा जा रहा है कि पेड़ों का नुकसान न केवल हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि वे हमें भोजन, ईंधन, चारा और दवा जैसे आवश्यक उत्पाद प्रदान करते हैं। पेड़ जो ट्रीज होते हैं कई औद्योगिक ईंधनों के प्राथमिक स्रोत के रूप में भी काम करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, जो सीधे रूप से या परोक्ष रूप से जैव उत्पादों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, विच आर derived directly or indirectly from bioproduct। It is crucial that we take immediate remedial and preventive action to conserve and protect our forest as they are precious and valuable resources for both planet and humanity। आगे कहा जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जंगलों को संरक्षित और करने के लिए तत्काल उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई करें, और क्योंकि ये मतलब प्लेनेट मतलब ग्रह और मानवता दोनों के लिए कीमती और मूल्यवान संसाधन है। तो यहाँ पे जो जो हेडिंग दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको मेंशन किया। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको दोनों में से एक ही लिखना है। अगला है आपको आर्टिकल लिखना है और में अ बर्थडे पार्टी, और ये आपके पॉइंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
देखिए आगे है कि यहाँ पर आपने माई बर्थडे पार्टी अपना लिखा है, कौन सा डेट है ना, अपना नाम, वो कहाँ पे प्लेस है वो भी आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप लिख रहे हैं डियर सुशील, लास्ट वीक आई हैड द बेस्ट बर्थडे सरप्राइज ऑफ माई लाइफ। मतलब पिछले हफ्ते मुझे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन जन्मदिन का सरप्राइज मिला। माई मदर हैड टोल्ड मी दैट सिंस इट वॉज लॉकडाउन वी वुड नॉट गो आउट एनीवेयर, सो बेसिकली वी वुड स्पेंड दिस बर्थडे एट होम। मतलब ये कहा है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि चूंकि लॉकडाउन है इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए हम यह जन्मदिन घर पर ही मनाएंगे, है ना। बट इट वॉज नॉट द केस। आई वोक अप ऑन माई बर्थडे एंड सा द होल हाउस डेकोरेटेड। डैड सेड दैट दिस वॉज सो दैट आई फील्ड हैप्पी एट होम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने जन्मदिन पर उठा, देखा कि पूरा घर सजा हुआ था। पिताजी ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मैं घर पर खुश रहूं। I had my breakfast and was playing with my gifts which my parents had bought for me. When I heard the doorbell, Mummy told me to get ready as some relatives had come to greet me and give me their blessings. उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ देर में जो है दरवाजे की घंटी सुनी। मम्मी ने मुझे तैयार होने के लिए कहा क्योंकि कुछ रिश्तेदार, कुछ रिलेटिव्स जो है मुझे बधाई देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। I went to into my room, change and when I came into the living room, मैं अब कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गया और जब मैं लिविंग रूम में आया तो मैंने पाया, आई फाउंड ऑल माई फ्रेंड्स वर वेटिंग, मेरे सभी जो फ्रेंड्स हैं वो इंतजार कर रहे थे। आई वॉज सो डिलाइटेड टू सी ईच ऑफ देम, इट वॉज अ सरप्राइज ऑफ माई लाइफ। Everyone had even bought me gifts which were kept on the table at the drawing room after that। मतलब ये कहा गया कि जब मैं अंदर गया देखा मैंने सभी दोस्त जो है इंतजार कर रहे थे, मैं उनमें से हर एक को देखकर बहुत खुश हुआ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था। सभी ने मेरे लिए उपहार भी लाए थे जो ड्राइंग रूम टेबल पर रखे थे। ठीक है। आफ्टर दैट आई कट माई बर्थडे केक, एवरी वन प्रेजेंट इन द पार्टी सिंग कोरस हैप्पी बर्थडे फॉर मी एज आई वॉज बर्थडे बॉय। फिर उसके बाद सभी लोगों ने कोरस मतलब एक स्वर में सभी लोगों ने हैप्पी बर्थडे गाया क्योंकि मैं जन्मदिन का उस दिन का लड़का था। दिस वॉज फॉलोड बाई अ sumptuous डिनर एंड सम डिलीशियस स्नैक्स प्रिपेयर्ड बाई माई मम्मी। उसके बाद एक शानदार डिनर हुआ, मेरी मम्मी द्वारा तैयार किया गया कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स का आयोजन किया गया था। आई विल बी राइटिंग बैक सून टू कीप योर अपडेटेड on some of the wonderful gifts I have received. Till then, the goodbye and take care of your parents। मैं आपको कुछ शानदार उपहारों के बारे में अपडेट रखने के लिए जल्द ही वापस लिखूंगा, मुझे मिल गए हैं। तब तक अलविदा और अपने माता पिता का ख्याल रखना, है ना। एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस फॉर योर मम्मी पापा। अपनी मम्मी पापा को मेरी शुभकामनाएं। फिर योर लविंग लिखेंगे, क्या है आप उसका रिलेशन क्या है, फास्ट फ्रेंड है, और उसके बाद आपने वो नाम लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया आपका एक आर्टिकल। तो आपने आर्टिकल इन्हीं सब पॉइंट में लिख दिया। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहा जा रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले द टीचर सेड टू मी, यहाँ पर देखिए ये WH वर्ड है, इसलिए कामा नोटेड कामा को हटाकर यहीं WH वर्ड लिखना है। और ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में है इसको कन्वर्ट कर देना है असर्टिव सेंटेंस में। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस है तो इसको हमको आस्क्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द टीचर आस्क्ड मी वाई। उसके बाद यू है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। आर पास्ट टेंस में चेंज होगा, जो वॉज हो जाएगा आई वॉज। अब क्या है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, डूइंग है तो डूइंग कर दीजिए, आई वॉज नॉट डूइंग माई, है ना, क्योंकि योर है, योर जो है आई के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, और ये हो जाएगा वर्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। उसके बाद बी में देखिए क्या कहा जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू
पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। तो सबसे पहले पैसिव बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो शुरू कहाँ से करेंगे, द टाइगर। तो आपने लिखा द टाइगर, द टाइगर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिड नॉट है। डिड नॉट मतलब आपको वॉज या वर लगाना पड़ेगा, तो सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे। नॉट है तो इसके लिए नॉट लगाएंगे। द टाइगर वॉज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, किल्ड हो जाएगा, है ना। और उसके बाद बचा क्या, द किंग, बाय लगाकर लिख देंगे, बाय द किंग। इस तरीके से ये क्या बन गया, पैसिव बन गया। अगला है कि पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। रमेश सेड टू मोहन आर यू नॉट। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो रमेश सबसे पहले तो पहला लेटर है और उसके साथ नेम है, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। रमेश सैड टू, मोहन का एम कैपिटल में हो जाएगा क्योंकि नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है। सैड टू मोहन, कामा लगाएंगे इन्वर्टेड कामा में। इन्वर्टेड कामा का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर है तो आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है और ये इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। इसके बाद ये डी आपको सॉल्व करना है जिसमें ट्रांसलेशन है। तो इसको डी को करते समय पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए जिससे जगह स्पेस बन जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तो सबसे पहले मैं, रहा था, रही थी आया, तो वॉज वर्ग के साथ वर्ग की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो आई वॉज, क्या करेंगे, आई वॉज क्या, बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, है ना। किसके साथ, माता पिता के साथ, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया पहला लाइन। उसके बाद दूसरा लाइन क्या कहा जा रहा है कि रास्ते में एक घनिष्ठ मित्र मिला, रास्ते में एक घनिष्ठ मित्र मिला, है ना। तो सबसे पहले मतलब किससे मिला होगा, मुझसे मिला होगा, मतलब मैं मिला, ठीक है। आई मेट अ क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड, आई मेट अ क्लोज फ्रेंड टू ऑफ माइन ऑन द वे, ऑफ माइन ऑन द वे, रास्ते में मुझे अपना एक घनिष्ठ मित्र मिला। आगे है क्या कि उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट हिज पेरेंट, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी अबाउट हिज फ्रेंड, सॉरी पेरेंट्स, पेरेंट्स, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तो सबसे पहले है कि हम दोनों, तो मतलब हम दोनों के लिए हम मतलब वी, और दोनों के लिए बहुत, वी बहुत, हम दोनों। और यहाँ पे प्लूरल हो गया तो वर हो जाएगा, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। वी बोथ वर वेरी हैप्पी, किस लिए, टू नो अबाउट ईच अदर, टू नो अबाउट ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और लिटरेचर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दो प्रश्न दिए गए हैं जो कि 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। यहाँ पर ए में दो प्रश्न हैं, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, या तो आप जब बी करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक करना है। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी में से एक एक प्रश्न करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए में सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है कि चारों प्रश्नों को सॉल्व करना है, लेकिन आपको सिर्फ दो करना है। तो व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात ने क्रोधित किया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि लेंचो बिकम एंग्री बिकॉज व्हेन ही रिसीव्ड अ लेटर विथ मनी supposedly sent from God, he found that it only contained 70 pesos instead of the 100 pesos। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंचो जो है वो गुस्सा होगा, क्यों, क्योंकि जब उसने भगवान की ओर से भेजे गए पैसे वाला पत्र मिला तो उसने पाया कि उसमें 100 पेसोस के बजाय केवल 70 पेसोस थे। ही हैड रिक्वेस्टेड, जिससे उसने रिक्वेस्टेड किया था, लीडिंग हिम टू बिलीव
दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन सम ऑफ द मनी, जिससे इससे विश्वास हो गया कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कुछ पैसे चुरा लिए। हिज अनवेयरिंग faith made him assume that God would send the exact amount he asked for, है ना। फिर उसने क्या किया कि उसकी अटूट विश्वास ने यह मान लिया कि भगवान उसके द्वारा मांगी गई राशि भेज। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अब देखिए यहाँ पर पैसेज में भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। तो कौन स्वतंत्र नहीं है, देखिए आंसर फिफ्थ का ए का और वाला। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर नॉट ट्रूली फ्री। ही बिलीव्स दैट द ऑपरेसर इज आल्सो imprisoned by their own hatred and need to dominate, while the oppressed are obviously limited by their lack of freedom। मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड मतलब उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। उनका मानना है कि उत्पीड़क भी अपनी घृणा और प्रभुत्व की आवश्यकता के कारण कैद है, जबकि उत्पीड़ित स्पष्ट रूप से अपनी स्वतंत्रता की कमी के कारण सीमित है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी की बारी है। बी में यहाँ पर दिया कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। मतलब ये कि बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया। ठीक, देखिए इसका आंसर है कि आफ्टर गेटिंग ऑन द बस में चढ़ने के बाद वल्ली केयरफुली ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड हर। वल्ली ने चारों तरफ अपने हर चीज को ध्यान से देखा। टेकिंग इन द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ जर्नी, उसके बाद यात्रा के दृश्यों और ध्वनियों को देखा। एंड एक्टिवली लिसन टू कन्वर्सेशन ऑफ अदर पैसेंजर टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट, ड्यूरेशन एंड अदर डिटेल्स ऑफ द बस राइड। उसके बाद जो बस की सवारी थे मार्ग में अवधि की कितने जो है उन लोगों की बातचीत को सुनना शुरू किया। वहाँ पर उसको पता चला कि कितनी दूर है, क्या अवधि लगेगी, जो भी रास्ते के बारे में विवरण है वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्या की कि वो अन्य यात्रियों की बातचीत को अच्छे से सुना। Essentially, she acted like a curious and observant passenger, soaking in the experience of her first bus journey, है ना। फिर उसके बाद जब उसने सक्रिय रूप से सुना तो उसने एक जिज्ञासु और चौकस यात्रा की तरह यात्रा किया, है ना। मतलब उसके अंदर ये है कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा रास्ता, और थोड़ा सा क्या है चतुर भी, अपना दिमाग लगा रही है कि हाँ कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। जो अपनी पहली बस यात्रा के अनुभव को बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवे का बी का आर वाला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपने पुस्तक में अपने पिता और दादी के बारे में क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं पांचवे का बी का आर वाला आंसर। ठीक, तो यहाँ पे है कि एनी एडोर्ड हर फादर एंड कंसीडर्ड हिम द मोस्ट एडोरेबल फादर। एनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उन्हें सबसे प्यारा अपना पिता मानती थी। सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपने ग्रैंड मदर से भी प्रेम करती थी। एंड ऑफन रिमेंबर्ड हर, और उसने याद भी करती थी। सी लिट अ कैंडल ऑन हर बर्थडे फॉर हर, वह उनके जन्मदिन पर उनके लिए मोमबत्ती जलाती थी। एनी रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ, और उसके बाद कहा जा रहा है कि एनी को अपनी दादी की मृत्यु के बाद भी उनकी याद आती थी। सी रोट इन हर डायरी दैट नो वन न्यू हाउ ऑफन सी टॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड स्टिल लव्ड हर। उसने अपने डायरी में लिखा कि कोई नहीं जानता कि वह कितनी बार अपनी दादी के बारे में सोचती थी और वो अब भी उनसे प्यार करती थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, तो या तो आप ए का आंसर देंगे या तो आप बी का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए, हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को
कैसे समझाया कि मृत्यु जो है अनअवॉइडेबल है, मतलब अपरिहार्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो इसका आंसर है, देखिए ध्यान से, किसा गोतामी। पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसा गोतामी जो थी वो एक गरीब महिला थी। उनका इकलौता बेटा था, वो मर गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर वो घर घर घूम रही थी, घर घर जा रही थी। उसने लोगों से कुछ ऐसी दवा मांगी जिससे वो फिर से जीवित हो सके। एक व्यक्ति ने उसे बुद्ध के पास जाने के लिए सुझाव दिया। फिर वो बुद्ध के पास गई और उनसे कुछ ऐसी दवा मांगी जिससे उनका बेटा ठीक हो सके। तो बुद्ध ने उसे उस घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने को लिए कहा जहां पर कोई किसी की मृत्यु नहीं हुआ। मतलब बुद्ध ने उनसे कहा कि जाओ किसी भी घर से, ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का बीज मांग के लाओ जिसके घर में कोई भी अभी तक मृत्यु नहीं हुई हो। तो किस्सा गोतामी फिर से घर घर गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर मिला ही नहीं जहां पर कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो अब महिला को मृत्यु की वास्तविकता का एहसास हो गया। उसे एहसास हो गया कि अपरिहार्य है मृत्यु। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बुद्ध जो है महिला को समझ में बदलाव किया। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि किसा गोतामी वाज अ पुअर वुमेन, हर ओनली सन हैड डाइड, सी वॉज इन डीप ग्रीफ, सी वेंट फ्रॉम द हाउस टू हाउस। किसा गोतामी एक पुअर वुमेन थी और उनका बेटे का डाइड, मतलब कि उनके बेटे का डेथ हो गया था। सी वॉज इन डीप ग्रीफ, मतलब ग्रीफ मतलब दुख, वो ज़्यादा गहरी दुख में थी। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, सी आस्क्ड पीपल टू गिव हर सम मेडिसिन दैट द कुड ब्रिंग हर बैक अप लाइफ, मतलब कुछ दवा मांगती थी कि अपने बेटे को फिर से जिंदा किया जा सके। अ मैन सजेस्टेड टू हर टू गो टू बुद्धा, एक मैन ने सजेस्ट किया कि जाओ तुम बुद्ध के पास। सो ही वेंट टू बुद्ध एंड आस्क हिम टू गिव हर सम मेडिसिन दैट द कुड हर क्योर सन। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब कि एक ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा बेटा फिर जिंदा हो जाए। द बुद्धा आस्क्ड हर, उनसे कहा बुद्धा ने, टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ। मतलब बुद्धा ने कहा कि ऐसे घर से जो है एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ, सरसों के बीज जहाँ पर कोई डेथ नहीं हुआ। किसा गोतामी वेंट फ्रॉम द हाउस टू हाउस अगेन बट शी कुड नॉट फाइंड हाउस वेयर no death had ever taken place. Now woman realized the reality of death. She realized that death is inevitable. Thus the Buddha was able to change the woman understanding. इस प्रकार जब उनको कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जहाँ से किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो, तो सरसों उनको मिला नहीं। इस प्रकार वो मृत्यु को जो है समझ गए। तो इस प्रकार जो है गौतम बुद्ध ने महिला की समझ को बदलने में सक्षम किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी कह रहा है कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। मतलब नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त करने में कठिनाई आई उनके, तो वो ऐसे कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी जो सामना करना पड़ा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मंडेला को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना गुजरना पड़ा, वो बहुत कुछ उन्हें सहना भी पड़ा। उन्हें अपने घर और परिवार को त्यागना पड़ा, जो उनका आराम था उसको त्यागना पड़ा। उनके जितने भी साथी थे, है ना, साथी जो अफ्रीका के थे, अफ्रीका के लिए उनके लिए समानता की मांग करने के लिए अपराधी घोषित कर दिया गया। उन्हें दंड दिया गया, अलग थलग कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उन्हें और उनके साथियों को जो है बहुत तड़पाया गया। उन्हें भूख, उत्पीड़न और अन्याय बहुत सहा, लेकिन अपने दिल में स्वतंत्रता की जो लौ है वो जलाए रखी थी। उन्होंने साहस दिखाया और लगातार संघर्ष करते रहे और ऐसा बलिदान दिया, उन्होंने अद्वितीय बलिदान दिया, उसका फल मिला। और 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद के शासन से आज़ादी मिली। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि मंडेला हैड टू अंडरगो मेनी हार्डशिप एंड सफर्ड अ लॉट। मतलब मंडेला को बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और बहुत कुछ सहना पड़ा। ही हैड टू सेक्रीफाइस द कंफर्ट ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली। उन्होंने अपने प्यारे फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा और अपने कंफर्ट को भी। ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी फॉर हिज फेलो ब्लैक अफ्रीकन्स। उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए समानता की मांग करने पर उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। ही वॉज पनिश्ड, उन्हें पनिश्ड किया गया। आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल, फिर उसको आइसोलेटेड किया गया और फिर उसके बाद जेल में डाला गया। ही लॉन्ग विथ हिज कंपेनियंस वॉज अप्रेस्ड एंड टर्टर्ड बियॉन्ड इट टॉलरेंस। फिर उसके बाद उन्हें दंडित किया गया, अलग थलग कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। ही सफर्ड हंगर, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस बट केप्ट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग इन हिज हार्ट।
फिर भी उन्होंने अपना क्या किया, आज़ादी के लिए अपने दिल में वो लौ जलाए रखी थी। ही शोड करेज, persistent struggle and unparalleled sacrifice bore fruit, and finally South Africa get freedom from the rule of apartheid on 10 मई 1994। फिर 1994 को जो है उनको अद्वितीय बलिदान का फल मिला, उनके संघर्ष का फल मिला, और दक्षिण अफ्रीका को ब्लैक अफ्रीकन जो कहा जा रहा था वो रंग भेद से उसके आज़ादी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न करने हैं। या तो आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए, या तो आप एक 4 लाइन की कविता लिखिए। ऐसा कविता लिखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो नहीं आया हो। तो पहला ऊपर वाला प्रश्न कह रहा है कि वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना, मतलब कवि जो है वो फायर के पक्षधर के साथ क्यों रहता है। तो इसका आंसर देखिए है कि The poet takes side with those who believe that the world will be destroyed by fire. कवि उन लोगों का पक्ष लेता है जो मानते हैं कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। Frost connects fire with desire, है ना, ठंड जो है आग को इच्छा से जोड़ती है। The poet fears fire because he doesn't want hatred towards any other human being, and desire is much better than hatred. That's why poets fear fire rather than ice। ठीक है, तो जो पोएट्स है वो आग का ही पक्षधर है, फायर का ही पक्षधर है। क्यों? क्योंकि वह किसी अन्य इंसान के प्रति घृणा नहीं चाहता है और इच्छा घृणा से कहीं बेहतर है। इसलिए कवि आइस के बजाय, मतलब कि ये बर्फ के बजाय आग का पक्षधर होता है। अब आपको या तो 4 लाइन की कविता लिखनी है, चाहे तो ये लिखिए, इसका आंसर दीजिए, चाहे 4 लाइन की कविता लिखिए। तो यहाँ आप देखिए पोएम लिखा गया है कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठा हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, है। और ये देखिए यहाँ पे है, ये जो इंग्लिश में लिखा गया इसको हम लोग कहते हैं बरामदा, है ना। डोर्स जो है बरामदा के दरवाजे खुले हैं, मैं अंदर बैठा हूँ और बरामदा के दरवाजे खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे जो है मैं पत्र लिख रहा हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं शायद ही कभी घर से जंगल जाने का जिक्र करता हूँ, है ना। ऑन द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया जो है वो लिखना है। यहाँ पे देखिए 3 सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं और इन तीनों को मैंने पिछले सेट में सॉल्व करा दिया है। फिर भी इसमें से एक जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है जो बर्फ की धूल होती है उसे डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम रिटेन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। जो बर्फ की धूल है, डस्ट ऑफ स्नो है, वो अमेरिकी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है। द पोएम इज सेट ऑन अ विंटरी डे, कविता एक सर्द दिन पर आधारित है। In the first stanza, the poet describes a simple nature happenings. The snow is falling heavily. पहले स्टेंजा में, पहले छंद में कवि एक साधारण प्राकृतिक घटना का वर्णन करता है, बर्फ भारी मात्रा में गिर रही, ऐसा उन्होंने कहते हैं। द स्नोवी फ्लैक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री. द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. The crow, a symbol of ill omen, and the hemlock tree associated with a person is not auspicious things. बर्फ के जो गुच्छे हैं वो पेड़ों के शीर्ष को ढक चुके हैं, जितने भी पेड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। कवि एक हेमलॉक पेड़ है उसके नीचे खड़ा हुआ है। क्रो मतलब कौवा जो है वो अपशकुन किसका प्रतीक है, सिंबल ऑफ इल ओमेन, मतलब अपशकुन का प्रतीक है। और हेमलॉक पेड़ किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और वो शुभ नहीं है। इन द सेकेंड स्टेंजा द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स एंड द सीन लीव अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन अ मेंटल स्टेट एंड मूड ऑफ द पोएट। फिर आगे कहता है कि दूसरे जो स्टेंजा में बर्फ के टुकड़ों का गिरना और दृश्य की कवि की मानसिक स्थिति और मनोदशा पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। तो ये आपका हो गया सेंट्रल आइडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट वर द रीजन्स फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मतलब जो मटिल्डा है
उसकी अनहैप्पीनेस के क्या कारण थे। चले तो इसमें देखिए एनी वन करना है, 30 से 40 वर्ड्स, चाहे आप ए करिए चाहे बी, लेकिन हम लोग दोनों का आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले ए देखिए, कहा गया कि मटिल्डा के ना खुश होने के क्या कारण थे। तो सबसे पहले यहाँ पे है मटिल्डा वॉज अ यंग एंड प्रिटी लेडी। मटिल्डा जो थी वो एक युवा और सुंदर महिला थी। सी ऑलवेज थॉट दैट सी वॉज बॉर्न फॉर लग्जरियस लाइफ। वो हमेशा सोचती थी कि वो लग्जरियस लाइफ के लिए पैदा हुई है। सी ऑलवेज थॉट टू वियर प्रीसियस क्लोथ्स एंड ज्वेलरी बट वॉज अनलकी। वो हमेशा सोचती थी कि वो लग्जरियस लाइफ के लिए पैदा हुई है। वो हमेशा कीमती कपड़े और जो ये ज्वेलरी, कीमती ज्वेलरी पहनने के बारे में सोचती थी। बट अनलकी बिकॉज सी वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन वो क्या थी, अनलकी थी, बदकिस्मत थी। क्यों? क्योंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। एंड आल्सो मैरिड अ क्लर्क, और एक क्लर्क से मैरिड हुई थी, शादी हुई थी। दिस वॉज द मेन रीजन ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। इसलिए मटिल्डा क्या थी, अनहैप्पी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वॉज। मतलब जो हरी सिंह था वो किस तरह का चोर था। ठीक है, तो इसका आंसर है हरी सिंह वॉज अ 15-year-old बॉय हु हैड ऑलरेडी गेन मच एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ टेप। हरी सिंह एक 15 साल का लड़का था जिसने पहले से ही चोरी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विशेषता हासिल कर ली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था। ही न्यू हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्टिव विक्टिम एंड यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू गेट क्लोज टू देम। ठीक है, वह जानता था कि संभावित शिकार कैसे ढूंढा जाए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनके करीब तक कैसे पहुंचा जाए। क्लियर। चलिए, इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका 60 वर्ड है, इसको आपको लिखना है और एनी वन दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए देखिए क्या कह रहा है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। अब यहाँ पे मटिल्डा के कैरेक्टर के बारे में स्केच बनाना है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं आंसर। कहा गया कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा इन द नेकलेस, है ना, नेकलेस द मटिल्डा का चित्रण है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे। मटिल्डा लोइजेल इज द मेन कैरेक्टर इन गाय डी मोपासेंट story The Necklace. She is a beautiful woman who dream of a luxurious life, but she married to a modest clerk, which makes her unhappy. यह एक खूबसूरत महिला की कहानी है जो एक शानदार जीवन की सपना देखती है, लेकिन उसकी शादी एक मामूली क्लर्क से होती है जिससे वो दुखी रहती है। उसका नेचर कैसा है? मटिल्डा इज वैन एंड डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। शी डिजायर्स वेल्थ एंड एलिगेंस, believing she deserves better than her simple lifestyle. Her longing for luxury often leads her to envy others, especially her wealthy friends. उसका स्वभाव है कि मटिल्डा घमंडी है, पहली बात तो, है ना। उसे अपने जीवन से और वो अपने जीवन से क्या है, असंतुष्ट है। वह धन और शान की इच्छा रखती है, उसे लग्जरियस लाइफ चाहिए। उसे लगता है कि वो अपनी साधारण जीवन शैली से बेहतर हकदार है। विलासिता की उसकी लालसा अक्सर दूसरों से, खासकर अपने अमीर दोस्तों से ईर्ष्या करने के लिए प्रेरित करती थी। रीजन्स फॉर द सैडनेस, उसके सैडनेस का रीजन था, मटिल्डाज सैडनेस स्टेम्स फ्रॉम हर डिजायर फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड हर इनएबिलिटी टू अचीव इट। मटिल्डा की उदासी विलासितापूर्ण जीवन की उसकी इच्छा और उसे प्राप्त करने में उसकी असमर्थता से उपजी थी। सी फील्स ट्रैप्ड इन अ स्मॉल, वो ऐसा फील कर रही थी जैसे वो छोटे से पिंजरे में, सैबी अपार्टमेंट एंड इट इम्प्रेस्ड बाय हर लैक ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ। मतलब वो ऐसा फील करती थी जैसे वो किसी अपार्टमेंट, छोटे से जर्जर अपार्टमेंट में फंसी हुई है। सुंदर कपड़ों और कपड़ों की कमी से वो शर्मिंदा होती है। ठीक है, हर डिसअपॉइंटमेंट ग्रोज व्हेन सी कंपेयर her life to that her rich friend Madame Forrester. When she get an invitation to a ball, she feels even more sad because she has nothing to wear. उसकी निराशा तब और बढ़ जाती है जब वो अपनी ज़िंदगी की तुलना अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टर से करती है। जब उसे एक बाल का निमंत्रण मिलता है और वो तब और ज़्यादा दुखी हो जाती है
क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि मटिल्डाज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द डेंजर ऑफ वैनिटी एंड डिसकॉन्टेंट। हर डिजायर फॉर glamorous life leads to her downfall when she loses the borrowed necklace. This loss changed her life completely, forcing her to endure hardship and poverty for many years. मटिल्डा का जो चरित्र है वो घमंड और असंतोष के खतरों का प्रतिनिधित्व करता है। एक ग्लैमरस जीवन की उसकी इच्छा उसके पतन की ओर ले जाती है जब वो उधार लिया हुआ हार खो देती है। यह नुकसान उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है और जिससे उसे कई सालों तक कठिनाई और गरीबी झेलनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान से, बी को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि भोली के जीवन में उसके शिक्षक की भूमिका क्या है, उसका वर्णन करना है। चलिए उसका वर्णन करते हैं। देखिए सबसे पहले वो लिखा है कि भोलीज टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ। भोली के जो टीचर हैं वो उसके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। द टीचर इनकरेज भोली टू ओवरकम हर स्टेमर। सी स्पीक्स टू भोली काइंडली एंड मेक्स हर फील सेफ, हेल्पिंग हर गेन कॉन्फिडेंस। शिक्षक जो टीचर हैं भोली को हकलाने की समस्या से उबरने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वो भोली से प्यार से बात करती हैं और उसे सुरक्षित महसूस कराती हैं जिससे उसके आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलती है। सेकेंड है सपोर्ट। द टीचर ट्रीट्स भोली विथ रिस्पेक्ट एंड हेल्प्स हर बिलीव इन हर सेल्फ। शी शोज भोली दैट शी कैन लर्न एंड इम्प्रूव। शिक्षिका जो टीचर है भोली के साथ सम्मान से पेश आती हैं और उसे खुद पर विश्वास करने में मदद करती हैं। वो भोली को दिखाती हैं कि वह सीख सकती है और सुधार कर सकती है। और थर्ड है एजुकेशन। बाय टीचिंग भोली हाउ टू रीड एंड राइट द टीचर ओपन्स अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हर। एजुकेशन हेल्प्स भोली फाइंड हर वॉइस एंड स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। भोली को पढ़ना लिखना सिखाकर टीचर उसके लिए नए अवसर खोलती है। टीचर भोली को अपनी आवाज़ खोजने और खुद के लिए खड़े होने में मदद करती है। ओवरऑल कुल मिलाकर भोलीज टीचर इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हु हेल्प्स हर ट्रांसफॉर्म। कुल मिलाकर भोली की शिक्षिका जो हैं वो एक सकारात्मक प्रभाव हैं जो उसे बदलने में मदद करती हैं। इस तरीके से ये सेट नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 7 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।